हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की बुक, इंग्लिश की बुक न्यू इमेजेस के चैप्टर 7 द रैंसम ऑफ रेड चीफ के क्वेश्चन आंसर्स। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं, कंप्लीट हिंदी मीनिंग अगर आप देखना चाहते हैं, वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस अच्छे से ट्रांसलेशन, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ उसे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने प्ले लिस्ट का लिंक दिया है जिसमें इसी बुक के और भी अदर चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स है। तो प्लीज़ एक बार मेरी इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप, मेरा आपको सजेशन ये है, अगर आप एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख के फिर क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट अवेलेबल कराती हूँ और साथ ही उन्हें हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर हमें क्या देना है, हमने क्या लिखा है। देन आई गिव यू द शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स द रैंसम ऑफ रेड चीफ के। तो इस तरह से देखिए, हमारी बुक में सबसे पहले A1 में आंसर दीज क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें सिंपली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हमें आंसर्स देने हैं उनके। देन A2 सेकेंड एक्सरसाइज में है हमारे पास आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो लाइनें दी हुई होती हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं और उनके हमें इन लाइनों के हिसाब से आंसर देने होते हैं। उसके बाद आता है थिंक एंड आंसर। ये एक्चुअली सेगमेंट स्टूडेंट्स के लिए होता है कि उन्हें ही अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, लेकिन फिर भी मैं एक कॉमन आंसर देने की आप लोगों को कोशिश करती हूँ। बट बेटर यही रहेगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपने मन से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें इसमें क्या बताना है। और अगर आप एक टीचर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने स्टूडेंट्स से इसके आंसर्स लें इस क्वेश्चन के, और उसके बाद जो रैंडम आंसर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा कॉमनली एक्सेप्टेबल है वो आप एक कॉमन आंसर बच्चों को दे दें। बच्चे अगर खुद आंसर देने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसमें है A1 आंसर दीज क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नरेटर्स नेम हु इज़ रेड चीफ। नरेटर का नाम क्या है? नरेटर यानी जिसने स्टोरी नरेट करी है, कहानी लिखी है, और रेड चीफ कौन है इस कहानी में। तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर है द नरेटर्स नेम इज़ सैम। जो लेखक हैं उनका नाम सैम है। द किडनैप्ड बॉय जॉनी इमेजिन हिमसेल्फ एज द रेड चीफ। रेड चीफ वैसे ट्रूली देखा जाए तो कोई नहीं है चैप्टर में, लेकिन जिस लड़के को किडनैप किया गया है, जिसका रियल नेम जॉनी है, वो लड़का अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं एक रेड चीफ हूँ। वो रेड चीफ गेम खेल रहा है ना चैप्टर में, तो वो ऐसा इमेजिन अपने आप को रेड चीफ मानता है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि जो किडनैप्ड बॉय है जॉनी, वो इमेजिन यानी कल्पना करता है, अपने आप को ऐसा सपोज करता है कि जैसे मैं रेड चीफ हूँ, हिमसेल्फ एज द रेड चीफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। ये कहानी कहाँ प्लेस लेती है, यानी कि ये कहानी कहाँ पर, कौन सी जगह के संदर्भ में लिखी गई है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ टाउन नेम्ड समिट इन अलाबामा। अलाबामा एक जगह है, वहाँ पर समिट एक छोटा सा कस्बा है समिट नाम का, वहाँ पर ये पूरी कहानी जो है रची गई है। क्वेश्चन 3 इज हु इज एबेनेजर डॉसेट। एबेनेजर डॉसेट कौन है? एबेनेजर डॉसेट वॉज अ मॉर्टगेज फैंसियर। मॉर्टगेज यानी जो गिरवी रखते हैं, मॉर्टगेज फैंसियर यानी जो लोगों का सामान गिरवी रख के उनको पैसे देते हैं। तो एबेनेजर डॉसेट जो था वो एक मॉर्टगेज फैंसियर था, गिरवी रखने वाला था, सामानों को गिरवी रखता था, एंड अ प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ समिट, और एक बहुत ही रेस्पेक्टेड, प्रोमिनेंट यानी बहुत ही प्रधान, यानी कि बहुत ही आदरणीय जो है सिटीजन था वो। समिट जो टाउन था उसमें बहुत ही सम्मानजनक सिटीजन था। क्वेश्चन 4, व्हाट काइंड ऑफ गेम्स डज रेड चीफ प्ले विद द किडनैपर्स। जो रेड चीफ था वो किडनैपर्स के साथ किस तरह के गेम खेलता था। तो हमने चैप्टर में देखा ना, वो कभी रेड चीफ और कभी वॉर वाले और ऐसे गेम खेलता था। तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा है, द रेड चीफ प्लेज वॉर गेम्स, युद्ध वाले गेम खेलता था, विद द किडनैपर्स एंड मेक्स दैम फ्रस्ट्रेटेड। उनके साथ युद्ध वाले सारे गेम वो खेलता था और उन्हें फ्रस्ट्रेटेड कर देता था, उन्हें परेशान कर देता था वो इस तरह के गेम खेल खेल के, मार धाड़ करके, और वो उन्हें गेम खेल खेल में सच में मारने लगता था, सच में परेशान करने लगता था। तो इस तरह से वो उन्हें पूरा फ्रस्ट्रेट कर देता था। क्वेश्चन 5, व्हेन डू द टू किडनैपर्स रियलाइज दैट देयर प्लान में बैकफायर।
दोनों किडनैपर्स को ये कब रियलाइज़ हुआ कि उनका प्लान जो है बैकफायर कर सकता है, यानी कि वो जो करना चाहते थे वो उल्टा उनके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। बैकफायर होना यानी उल्टा होना, तो उनके ऊपर उनका पासा उल्टा पड़ सकता है। कब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ? द टू किडनैपर्स रियलाइज इट when the red chief starts making them uncomfortable and nervous with his quirky war games. quirky यानी विचित्र। तो टू किडनैपर्स को, दोनों किडनैपर्स को ये तब रियलाइज़ हुआ व्हेन द रेड चीफ, जब वो रेड चीफ जो लड़का है जो अपने आप को रेड चीफ मानता है, वो स्टार्ट्स मेकिंग दैम अनकम्फर्टेबल, जब वो उन्हें अनकम्फर्टेबल कर देता है यानी कि परेशान कर देता है, उन्हें चैन से रहने नहीं देता है, बेचैन कर देता है और नर्वस कर देता है बहुत ही ज़्यादा। और कैसे करता है वो उनको परेशान? अपने विचित्र से युद्ध गेम्स, जो युद्ध लड़ाइयों वाले खेल होता है वो खेलता है और उस तरह से उन्हें बहुत ही परेशान कर देता है। तब उन्हें लगता है कि हे भगवान, ये लड़का तो इतना परेशान कर रहा है, इसके लिए कौन पैसे देगा? तो उन्हें लगा था कहीं ये काम हम पे उल्टा ना पड़ जाए, कि हमें उल्टा पैसा ना देना पड़ जाए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट इज हाउ डज बिल रिएक्ट व्हेन ही रिटर्न्स टू द केव? जब गुफा के अंदर जब बिल वापस आता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है? When Bill returns to the cave, जब बिल गुफा की तरफ आता है वो बहुत ही रिलैक्स्ड फील करता है, बहुत ही राहत भरा महसूस करता है। एज ही थिंक्स, क्यों राहत महसूस करता है? क्योंकि एज ही थिंक्स, उसे ऐसा लगता है दैट जॉनी हैज़ गॉन नाउ, कि जॉनी जो है वो अब चला गया है। उसे काफ़ी परेशान कर रहा था वो युद्ध वाले खेल 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 के और उसको मार मार के और काफ़ी परेशान कर रहा था। तो जब वो गुफा में वापस आया तो उसे कुछ पलों के लिए ऐसा लगा था कि जॉनी जो है अब चला गया है, इसलिए बहुत ही रिलैक्स था। बट His reappearance makes Bill shocked and frustrated. लेकिन जॉनी जब अचानक से वापस प्रकट हो जाता है, वो होता है ना जब बिल बोलता है कि तुम पीछे देखो, तुम्हें दिल का दौरा तो नहीं पड़ा है कभी तुम्हारी फैमिली में, और उसके बाद जब वो पीछे देखता है तो उसे जॉनी खड़ा दिखता है, तो वो फिर से उसको देख के जॉनी का ऐसे अचानक से फिर से प्रकट होना उसके सामने उसे एकदम शॉक्ड कर देता है, उसे झटका लगता है और वो फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है, आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग रेड इंडियन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी द ब्लैक स्काउट। मैं थक गया हूँ रेड इंडियन, खुद ही रेड इंडियन खेलते खेलते मैं थक गया हूँ और अब मैं ब्लैक स्काउट नाम का कोई गेम खेलना चाहता हूँ। तो ये तो हमारी जो है कॉन्टेक्स्ट है। अब इसका इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया? फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द स्पीकर। तो हमारा आंसर है, ये लाइन किसने कही थी? जॉनी ने कही थी ना। सो जॉनी इज़ द स्पीकर। जॉनी खुद ही रेड इंडियन खेलते खेलते थक गया था और अब उसे ब्लैक स्काउट खेलना था, तो इसलिए जॉनी इज़ द स्पीकर। क्वेश्चन बी है हमारा, व्हाट इज़ ही प्लेइंग, हुम इज़ ही प्लेइंग विद। वो क्या खेल रहा है और किसके साथ खेल रहा है? ही इज़ प्लेइंग क्विर्की वॉर गेम्स विद हिज किडनैपर्स। जो जॉनी है, जो लड़का है, वो विचित्र युद्ध खेल खेल रहा है और किसके साथ खेल रहा है? अपने किडनैपर्स के साथ खेल रहा है। तो वो क्विर्की यानी विचित्र युद्ध खेल खेल रहा है अपने किडनैपर्स के साथ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इस सेगमेंट का, ही हैड द मोस्ट अपीलिंग लुक इन हिज आईज आई एवर सॉ ऑन द फेस ऑफ अ डम्ब और अ टॉकिंग ब्रूट। उसके फेस पे इतना अपीलिंग लुक था, अपीलिंग यानी इतनी रिक्वेस्ट वाला लुक था जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। अगर देखा था तो या तो कोई डम्ब, एक एकदम भोला सा मासूम सा जो होता है वो, या फिर एक बात करता हुआ जो एक मूर्ख सा होता है उसके मुंह पे देखा था। ये हमारी लाइन है और क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर, हु इज़ ही टॉकिंग अबाउट। एक तो ये बात कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है? तो ये बात द स्पीकर इज सैम, ये बात सैम कह रहा था और बिल के बारे में कह रहा था। बिल का जो लुक था वो बहुत ही अपीलिंग था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार अपन इसको छोड़ देते हैं बच्चे को, है ना। तो ये बात किसने कही? सैम ने कही। पहली बार किसने देखा था? मतलब किसी का भी इतना भोला लुक उसने नहीं देखा था, सैम ने, और वो बात कर रहा था बिल के बारे में। क्वेश्चन बी है हमारा, वाई डज द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट हैज़ सच अ लुक ऑन हिज फेस। कि जिस पर्सन के बारे में यहाँ बात की जा रही है उसके फेस पे इस तरह का लुक क्यों था? बिल हैज़ सच लुक बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ जॉनी एट एनी कॉस्ट। बिल की आंखों में, उसके चेहरे पे इतना अपीलिंग लुक, इतना रिक्वेस्ट वाला, बेचारगी वाला फेस, इसलिए उसका लुक था क्योंकि वो किसी भी तरह से जॉनी से छुटकारा पाना चाहता था। किसी भी कीमत पर वो जॉनी से छुटकारा पाना चाहता था। वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। इवन अगर ब्लैकमेलिंग से जो पैसा मिलने वाला था उसकी बजाय उन्हें अपना पैसा भी देना पड़े, वो इतना परेशान हो चुका था कि वो पैसा देकर भी वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए उसके फेस पे वो अपीलिंग लुक था। तो आइए चलते हैं थिंक एंड आंसर की तरफ। एक कॉमन आंसर मैं आपको दे देती हूँ। वाई डू सैम एंड बिल डिसाइड टू कमिट द क्राइम? वाई डू दे चूज़ द टाउन ऑफ समिट? सैम और बिल ने ये क्राइम कमिट करने का, यानी कि ये जुर्म जो ब्लैकमेलिंग वाला जो
जुर्म है जिसके बदले में उन्होंने रैंसम मांगा था, ये क्यों करना चाहते थे, वो क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा करेंगे, और उन्होंने उसके लिए समिट जो टाउन है उसी को क्यों चूज़ करा। तो पहले हाफ ऑफ द क्वेश्चन का आंसर कि उन्होंने क्यों डिसाइड करा। They decide to commit the crime because they need $2,000 to pull off an illegal scheme. उनके पास एक और बड़ी जो है इलीगल स्कीम थी जिससे वो पूरी करना चाहते थे, और उसके लिए उनको $2,000 की ज़रूरत थी, और इसीलिए उन्होंने ये क्राइम करा था। मतलब ये तो छोटा क्राइम था, एक बड़े क्राइम की शुरुआत थी। उन्हें काफ़ी सारा पैसा चाहिए था कोई फ्रॉडुलेंट स्कीम लाने के लिए, कुछ और करने के लिए, तो वो $2,000 अर्न करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक गलत रास्ता अपनाया था कि हम किसी को किडनैप कर लेंगे और उसके बदले पैसे ले लेंगे, और फिर उससे हम अपनी और भी इलीगल, ये तो काम इलीगल था ही, और भी कोई इलीगल काम वो करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था ये क्राइम करने के लिए। और फिर उन्होंने समिट को ही क्यों चुना। दे चूज़ द टाउन ऑफ समिट बिकॉज इट हैज़ अ केव इन माउंटेन नियर बाय एंड ऑल्सो रिच सिटीजन हु हैड अ 10 years old सन। दो कारण थे उनको, एक तो ऐसा बच्चा चाहिए था जिसको वो आसानी से किडनैप कर सकें, और जिसके बदले में उनको उसका जो फादर है, जो फैमिली है, वो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो पे करने के लिए तैयार हो जाए। तो उनको यहाँ पर मिल गया समिट में कि एक 10 years का लड़का है, काफ़ी रिच इंसान है, काफ़ी रसूखदार है, काफ़ी सम्मानजनक एक नागरिक है, और रईस है, और उसका बेटा है जो कि 10 years का है, आसानी से उसे किडनैप कर लेंगे हम, ऐसा उन्होंने सोचा था। हालांकि बाद में ये सब उल्टा ही पड़ा, वो लोग आसानी से उसको किडनैप कर नहीं पाए, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि 10 साल का छोटा बच्चा है उस आदमी का, तो हम इजीली किडनैप कर लेंगे। और दूसरा रीज़न ये था कि पास में वहाँ पर पहाड़ थे, और पहाड़ के अंदर एक गुफा थी, तो उन्हें लगा वहाँ जाकर रखने के लिए ईजी रहेगा, हमें पास में एक ऐसी छुपने की जगह मिल जाएगी, है ना। तो दे चूज़ द टाउन ऑफ समिट बिकॉज वहाँ पर एक तो पहाड़ के अंदर एक गुफा थी, और वहाँ पर एक अमीर जो है नागरिक था वहाँ का, जिसका कि 10 साल का बच्चा था, तो इसीलिए उन्होंने समिट को चुना था। लास्ट एंड सेकेंड थिंग कैन आंसर इज वाई डू द टू men साइन द लेटर एज टू डेस्परेट मैन। जो लेटर उन्होंने लिखा था रैंसम मांगने के लिए, दोनों आदमियों ने, जो दोनों किडनैपर्स थे उन्होंने, तो उनने उसके ऊपर नीचे टू डेस्परेट मैन क्यों लिखा था। दे डू दिस टू शो द अर्जेंसी एंड सीरियसनेस ऑफ द मैटर। उन्होंने ये दिखाने के लिए लिखा था कि भाई हम डेस्परेट हैं। डेस्परेट यानी बहुत ही बेसब्री से, जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, कुछ चाहते हैं बेसब्री से, उसको बोलते हैं डेस्परेट। तो उन्होंने ये दिखाया कि हम डेस्परेट हैं, मतलब हम, ये बहुत ही अर्जेंट है और बहुत ही सीरियस मैटर है, अगर तुमने जल्दी से नहीं दिया तो हम तुम्हारे बेटे को कुछ भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। ऐसा एक शो करने के लिए, वर्ड्स से ऐसा फील हो कि बहुत ही अर्जेंट है, इसीलिए उन्होंने अर्जेंसी और सीरियसनेस दोनों डालने के लिए ये वाले वर्ड यूज़ किए कि टू डेस्परेट मैन। और फिर वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी तो नहीं लिख सकते थे ना, लाइक वो सैम और वो तो नहीं लिख सकते थे बिल, नहीं तो वो पकड़े जाते, उन्हें लिखना तो कुछ हिडन ही था। तो उन्होंने ये चुना कि टू डेस्परेट मैन, दो बहुत ही बेचैन आदमी, क्योंकि आपको जल्दी से वो मनी जो है वो पे करना है और अपने बेटे को छुड़ा लेना है, देर नहीं करनी है। इससे उन्होंने दोनों चीज़ डाल दी कि भाई जल्दी करना है और ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसे मजाक में न लिया जाए। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स जो भी है आप प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।